हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीके वॉइस। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन लेकर आया हूँ। इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनको हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेटा मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है फोर्स के बारे में कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स को डिफाइन करने से पहले बच्चे आप फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को चेक करें, फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करें। आप देखें कि कोई बॉडी है जो रेस्ट में पड़ी हुई है, आप फोर्स लगाते हो वो मूव करना शुरू कर देती है। या सपोज करो आपके पास कोई बॉडी मूव कर रही है, आप उसे स्टॉप करना चाहते हो, यू अप्लाई द फोर्स। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन, किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन आप चेंज करना चाहते हो, अगेन आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आप किसी बॉडी का साइज या शेप भी चेंज कर सकते हो फोर्स से। तो फोर्स ये सारी चीजें करता है। बॉडी रेस्ट है, मोशन में आ जाएगी, मोशन से रेस्ट में आ जाएगी, दैट मीन बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो एक काम फोर्स करता है बॉडी को एक्सेलरेट करने का, दूसरा काम फोर्स करता है बॉडी के साइज या शेप को चेंज करने का। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज दैट एजेंट विच कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी और which can produce acceleration in the body, so that is known as force। उसको आप बेटा फोर्स कहेंगे। अब आता है कि फोर्स कितने टाइप का होता है। फोर्स इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होगा और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो सबसे पहले बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? एज द नेम सजेस्ट, जैसे नेम से ही आपको पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज ए actual physical contact between the two bodies, the force during that moment is known as the contact force। The force which arise there due to the actual physical contact of the two bodies is known as contact force। इसको बेटा हम contact force कहते हैं। अब ये contact force के कितने एग्जाम्पल्स हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जाम्पल है नॉर्मल रिएक्शन। जैसे यदि मैं टेबल के ऊपर अपने हैंड को हिट करूं, तो टेबल के ऊपर मैं एक एक्शन कर रहा हूं, मेरा एक्शन फोर्स है। टेबल उतना ही फोर्स मेरे हाथ के ऊपर लगाता है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, वो उसका रिएक्शन फोर्स है। सो रिएक्शन फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बट कॉन्टैक्ट फोर्स। देन यू आर हैविंग टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है? सपोज करो आपके पास कोई बॉडी है, आप उसको टाई कर देते हो विद ए रॉप, तो रॉप के अंदर एक अपवर्ड डायरेक्शन में वेट के अपोजिट एक फोर्स लगना शुरू होता है। इस फोर्स को आप टेंशन फोर्स बोलते हो। ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि रॉप और स्टोन के अंदर डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है। सिमिलरली यू आर हैविंग फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू करती है, तो उसके मोशन को अपोज करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा जो आपके पास आता है वो है कोलिजन फोर्स। जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर जाती हैं, टक्कर लगती है, द फोर्स विच अराइज ड्यूरिंग दैट मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन फोर्स एंड दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वो बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। सो कॉन्टैक्ट फोर्स के हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। उसके बाद आता है बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहेंगे आप? वो फोर्स जो बिना किसी कॉन्टैक्ट के आएगा, लाइक आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये सारे के सारे एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हैं। द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले विदाउट द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसको आपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहना है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये जो अट्रैक्टिंग फोर्स आता है ड्यू टू द मासेस ऑफ द बॉडी, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड you know it is a non contact force। Similarly if you are having electrostatic force, electrostatic force is the force which exists between the charges। जो चार्जेस के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। और ये चार्जेस जैसे आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो it may be attractive force, it may be repulsive force, but the force will be due to the presence of charge। So the force
which comes into play due to the charge is known as electrostatic force and that is also non contact force. उसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिक फोर्स. आपको पता है आपके पास कोई मैग्नेट हो और उसके आसपास आप जब आयरन रखते हो तो मैग्नेट जो है वो आयरन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है विद ए फोर्स विच इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, तो ये आपने याद रखनी है. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी बुक के अंदर वो है कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स की कौन कौन से यूनिट हैं. बेटा फोर्स के दो तरह के यूनिट हैं, एक है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट इज देयर एंड ग्रेविटेशनल यूनिट इज ऑल्सो देयर. ये दोनों फोर्सेस बेटा दो यूनिट आपके पास हैं. वन बाई वन वी विल बी डिस्कसिंग. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स. एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर जो ग्रेविटेशनल यूनिट है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो है न्यूटन. एब्सोल्यूट यूनिट इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन. सो न्यूटन को डिफाइन करेंगे और सीजीएस में इसका जो यूनिट है वो है डायन. सो वो भी हम डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है न्यूटन सेकंड लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ. उसके ऊपर बेस करके ही हमने डिफाइन करना है. तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो है न्यूटन के सेकंड लॉ की वो है बेटा ये F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए. तो यदि मैं बॉडी की वेट को 1 किलो रखूं, मास को 1 किलो रखूं और उसके अंदर कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट कर दे तो वो फोर्स होगा 1 न्यूटन. सो आपके पास यदि कोई बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है और उसके अंदर यदि कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो डेफिनेटली दैट फोर्स इज 1 न्यूटन. सो यू कैन डिफाइन 1 न्यूटन. कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम. सो इस तरह से आप 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हो. फिर क्वेश्चन आता है कि फिर 1 डायन्स को कैसे आप डिफाइन करोगे? 1 डायन के लिए बेटा आपने सिंपली क्या करना है, क्योंकि वो सीजीएस यूनिट है तो जो मास होगा वो 1 ग्राम के अंदर आ जाएगा और जो एक्सेलरेशन होगी वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी. बस इतना ही आपने चेंज करना है. तो ये बन जाएगा आपके पास 1 डायन. सो हाउ यू विल डिफाइन 1 डायन? 1 डायन is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 gram. तो इस तरह से आपने फोर्स के एब्सोल्यूट यूनिट्स को डिफाइन कर लिया. अब हम डिफाइन करेंगे फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट्स को. वन बाय वन वी विल बी डिफाइनिंग. सो लेट अस स्टार्ट डिफाइनिंग. सो ग्रेविटेशनल यूनिट जो है बेटा फोर्स के वो होते हैं किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स. सो किलोग्राम फोर्स जो है वो एसआई के अंदर है, ग्राम फोर्स जो है वो सीजीएस यूनिट्स के अंदर है. सो ग्रेविटेशनल यूनिट्स आर, फर्स्ट इज किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट. व्हाट इज किलोग्राम वेट? इफ द मास ऑफ द बॉडी इज 1 किलोग्राम and the acceleration produced in it is 9.8 meter per second square. In that case, the force is said to be 1 kilogram force. If a force produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, then the force is said to be 1 kilogram force. उसके बाद आपके पास आता है बेटा दूसरा ग्राम फोर्स. सीजीएस यूनिट इज ग्राम फोर्स. So ग्राम फोर्स इज ग्राम फोर्स और ग्राम वेट. Weight is taken as, mass is taken as 1 gram and acceleration is taken as 980 centimeter per second square. So if a force produces an acceleration of 980 centimeter per second square in a body of mass 1 gram, then the force is said to be 1 gram force. So ये है definition फोर्स की. फोर्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एसआई यूनिट्स को आप इस तरह से डिफाइन
कर सकते हो। तो ये आपके पास आ जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, वो है अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? अब आप सबके ये कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, सपोज करो यहाँ पर एक गिलास पड़ा है या यहाँ पर कोई एक बुक पड़ी है, ये यहीं रहेगी जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दूं, ठीक है। उसी तरह से यदि कोई बॉडी मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी जब तक कि उसको रोका ना जाए, आप उसे उसके ऊपर कोई फोर्स लगाकर उसे स्टॉप नहीं करते। ये जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हाट इज देयर, a body will remain in its state of rest or of uniform motion unless it is acted upon by some external force. A body will remain in its state of rest or of uniform motion unless it is acted upon by some external force. कहने का मतलब बॉडी अपनी उस नेचुरल सिचुएशन में ही रहेगी जिसमें वो है। नेचुरल सिचुएशन क्या हो सकती है? वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको एक और क्वांटिटी के बारे में बता देता है, और वो है इनर्शिया। इनर्शिया इज व्हाट? जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी बॉडीज के अंदर ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट को खुद चेंज नहीं कर सकती। So that is known as inertia. Inertia is what? Inertia is inherent property of the body by virtue of which they cannot change by themselves their state of rest or of motion. So that is known as inertia. So inertia is there. अब inertia आपका तीन तरह का हो सकता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन हो सकता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन गिवन है, तो इसलिए मैं आप वहीं तक अपने आप को लिमिट करूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। यही कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। सो दैट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो आपने जब डिफाइन करना है, आप कैसे डिफाइन करोगे? आप डिफाइन करोगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज द inherent property of the body by virtue of which it cannot change by itself its state of rest. So property by virtue of which a body cannot change by itself its state of rest is known as inertia of rest. Inertia of rest के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे आप बस में बैठते हो, बस ऑल ऑफ सडन मूव करना शुरू कर देती है, तो जब बस ऑल ऑफ सडन मूव करती है तो आपको पता है आप पीछे की तरफ को गिरते हो। द पैसेंजर फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द व्हीकल मूव। नाउ व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज बेटा आपको पता है, व्हेन द बस वाज स्टेशनरी, व्हेन द बस वाज एट रेस्ट, your body was also at rest. But when the bus suddenly start moving, the lower part of the body which is in contact with the bus comes into motion, while the upper part of your body tries to remain in its state of rest due to inertia of rest. That's why you fall in the backward direction. तो इस तरह से आप पीछे की तरफ को गिरते हो। उसी तरह से आपके पास, अब इस एग्जाम्पल को आप दो तीन तरह से दे सकते हो कि पैसेंजर सिटिंग ऑन द बस, व्हेन बस मूव सडनली ही फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली व्हेन समवन इज sitting on the horse and the horse start, then the rider will fall in the backward direction. So one more example is there, जब आप ब्रांचेस को, ट्री की ब्रांचेस को शेक करते हो, हिलाते हो, तो उस वक्त क्या होता है, जो फ्रूट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब ये फ्रूट्स नीचे क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि ब्रांचेस, जब आप उसको हिलाते हो, ब्रांचेस कम्स टू मोशन while the fruits tries to remain in its state of rest and detach itself from the branches, and due to gravity they falls down. Similarly, suppose आपके पास कोई ब्लैंकेट है और उसके अंदर डस्ट आ गई है, आप डस्ट को कैसे रिमूव करते हो? ब्लैंकेट के ऊपर बहुत जोर से कोई स्टिक आप हिट करते हो। जब आप स्टिक से उसे हिट करते हो ब्लैंकेट को, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? ब्लैंकेट कम्स टू मोशन, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, दे ट्राइज टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, और इसलिए वो बाहर ही रह जाते हैं, और ड्यू टू ग्रेविटी इट फॉल्स डाउन। सो इस तरह से ये नीचे की तरफ को गिर जाते हैं। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ
रेस्ट। ये सारे के सारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, अपने आप अपनी मोशन को चेंज नहीं कर सकती। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी डू नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? पैसेंजर बस में बैठा हुआ है और बस जो है ऑल ऑफ सडन स्टॉप हो जाती है। जब बस अचानक से बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है, देन द पैसेंजर फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ को गिरता है। अब ये पैसेंजर आगे की तरफ को क्यों गिरा? क्योंकि जब बस चल रही थी तो पैसेंजर की पूरी बॉडी बस के साथ मोशन में थी, बट व्हेन द बस स्टॉप the lower part of the body which is in contact with the bus comes to rest while the upper part of the body tries to remain in motion due to which the passenger fall in the forward direction। तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ को गिरेगा। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे चलती हुई बस से जब कोई पैसेंजर उतरता है तो और इमीडिएटली वो भी आगे की तरफ को ही गिरता है। उसका भी सेम रीजन है कि जैसे ही आप अपना फुट ग्राउंड के ऊपर रखते हो, आपका लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो तो रेस्ट पर आ जाता है, लेकिन आपका अपर पार्ट जो है अभी भी इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ को मूव करना चाहता है। दैट्स व्हाई यू फॉल इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ये कुछ एग्जांपल हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं? तो बेटा मोमेंटम जो है किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेन्ड है, हाउ मच मोशन इज कंटेन्ड इन ए बॉडी, दैट इज नोन एज मोमेंटम। उसको आप मोमेंटम कहते हो। और मोमेंटम का जो मैथमेटिकली मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से, और इसका जो सिंबल है वो P है। P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी, ये है मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम वी, दिस इज इक्वल टू मोमेंटम। तो मोमेंटम मोशन जो है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। आपने देखा होगा कि जो हैवी बॉडीज हैं उनको मूव करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और जो लाइटर बॉडीज हैं उनको मूव करवाना थोड़ा इजी होता है। तो मोमेंटम जो है वो मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नाउ इफ समवन आस्क यू कि भाई इसके यूनिट क्या होंगे, तो आप देख लो मास के यूनिट आपको पता है। मास के यूनिट आपको पता है क्या होते हैं? किलोग्राम, मास इज इन किलोग्राम। एंड वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है कितने होते हैं? मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ये जो है वो यूनिट आएंगे आपके पास मोमेंटम के। मोमेंटम के यूनिट आपके पास ये रहेंगे। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? वो भी सेम ही है बेटा। आप मोशन को, किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन है उस मोशन को आप बिना फोर्स के चेंज नहीं कर सकते। आप मोमेंटम को बिना फोर्स लगाए चेंज नहीं कर सकते। मोमेंटम को चेंज कर रहे हो तो फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है मोशन का। अब मैथमेटिकली या डेफिनेशन यदि आप प्रिसाइज डेफिनेशन पे जाओगे तो वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड। मैथमेटिकली आप इसे लिखना चाहोगे तो मैथमेटिकली बेटा आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पर F जो है वो फोर्स है, डेल्टा P है चेंज ऑफ मोमेंटम, and delta T is the time during which the change is being taking place, and that is why this is known as this whole quantity delta P by delta T. It is rate of change of momentum. How much momentum is changed in how much time? That is known as rate of change of momentum. Rate of change of momentum is this. And according to, again I am repeating बेटा, दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ कि
न्यूटन का सेकंड लॉ आपको क्या बताता है? न्यूटन का सेकंड लॉ आपको कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी force applied. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied. This is nothing but Newton's second law. अब आप इसकी जब डेफिनेशन, इसकी जब डेरिवेशन करोगे, मैथमेटिकली डेरिवेशन करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे? अब उसको मैं आपको शो करता हूं। उसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप सपोज करो कोई बॉडी है, उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम सपोज करो, बॉडी इनिशियली जो उसके अंदर मोशन है, मोमेंटम है, वो है P1 और वो है mu के बराबर। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, mu के बराबर उसका मोमेंटम है और आपने फोर्स अप्लाई किया, मोमेंटम जो है P1 से P2 हो गया और उसकी वैल्यू है mv। क्वेश्चन है चेंज कितना आया, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है? तो चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए आप क्या करोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज P2, इनिशियल मोमेंटम इज P1, सो चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 और P2 की वैल्यू आपको पता है mv है और P1 की वैल्यू mu है, तो आप इसे लिख सकते हो mv माइनस mu और यू कैन टेक m कॉमन, m इंटू v माइनस u। दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये है आपका चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं निकाला। रेट निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा? रेट निकालने के लिए मुझे इसको टाइम से, अब कितना टाइम लगा है, कितना टाइम से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। सो इफ आई डिवाइड इट बाय टाइम, डेल्टा पी रेट इट विल बिकम दिस। डेल्टा टी से मैंने डिवाइड कर दिया, यहां भी डेल्टा टी आ जाएगा। सो आई हैव डिवाइडेड इट। सो अब आप ध्यान से देखो बेटा, v माइनस u, इट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। तो दिस इज दिस होल क्वांटिटी, विच क्वांटिटी आई एम राइटिंग बेटा, विच क्वांटिटी आई एम डिस्कसिंग? दिस क्वांटिटी विच इज देयर इन दिस ब्रैकेट, दिस क्वांटिटी v माइनस u डिवाइडेड बाय डेल्टा t, this is rate of change of velocity and you people know that rate of change of velocity is known as acceleration. So this is acceleration. You can represent it by letter A. So we can write in place of this, we can write like delta p upon delta t is equal to m into a. M is here and this is A. So delta P upon delta T is M into A. So that is there student, that is there. Delta P by delta T is MA, and according to Newton's second law, rate of change of momentum is directly proportional to force. So you can write, this is in place of delta P by delta T, you can write F. So F is equal to MA. This is the mathematical form of Newton's second law. F is equal to ma. This is the mathematical form of Newton second law. न्यूटन के second law को आप इस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हो। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू ये रहती है। अब इसी को हमने यूज किया था जब हमने न्यूटन फोर्स को डिफाइन किया था। तो इसकी एक एडवांटेज है कि यू कैन मेजर एंड डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स को मेजर करना चाहते हो तब भी आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे, फोर्स के यूनिट को डिफाइन करना चाहते हो तब भी आप न्यूटन का सेकंड लॉ ही यूज करते हो। सो दैट इज देयर स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आती है वो है अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो आप सबको पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मैं टेबल के ऊपर एक्शन करता हूँ, टेबल के ऊपर हाथ मारता हूँ, तो जितना फोर्स मैं टेबल के ऊपर लगा रहा हूँ, टेबल भी उतना ही फोर्स मेरे हैंड के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। माई फोर्स इज माई एक्शन एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल इज द रिएक्शन ऑफ दैट। बट कीप इट इन माइंड, action is on the table and reaction is on my hand. That means action and reactions are not taking place at the same body. The two bodies they takes place at the two bodies. दो bodies के ऊपर एक्ट करते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं होता।
एक बॉडी के ऊपर एक्शन होगा, दूसरी बॉडी के ऊपर रिएक्शन होगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका मैंने एक एग्जांपल तो दे ही दिया है कि व्हेन यू स्ट्राइक द टेबल with your hand you get the same. Similarly you are having when you are swimming, जब आप स्विमिंग करते हो आप वाटर को पीछे की तरफ को जो है वो पुश करते हो, एंड इन टर्म वाटर पुश यू इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो यू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली जब आप वॉक करते हो या मूव करते हो तो उस वक्त आप क्या कर रहे होते हो? आप ग्राउंड को पीछे की तरफ को धकेलते हो और ग्राउंड आपको आगे की तरफ को धकेलता है। रॉकेट में भी ऐसा ही होता है, गैसेस नीचे की तरफ को आती है, रॉकेट ऊपर की तरफ को मूव करता है। जब वर्ड फ्लाई करते हैं तो उस केस में वर्ड्स क्या करते हैं? वो एयर को पीछे की तरफ को जो है वो पुश करते हैं और इन टर्न दे गेट मोशन इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ के ये सारे के सारे एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है अबाउट फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? दैट इज अबाउट फ्री फॉल। I am going to discuss with you about free fall. What is free fall? That I am going to discuss with you. Wait for a moment, please. So free fall I am going to discuss with you. बेटा फ्री फॉल में क्या है? जैसे आप बॉडी को, जैसे ये पेन है इसको मैं छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ को मूव करेगा। इसके ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग रहा है। तो ड्यू टू ग्रेविटी इट इज फॉलिंग डाउन, सो दैट इज नोन एज फ्री फॉल। सो फ्री फॉल के लिए आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है बेटा, आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बहुत सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पहले की हुई है। उनमें से कुछ इक्वेशंस इस तरह से हैं, जैसे v is equal to u plus at, then you are having v square minus u square is equal to 2as, और आपके पास है s is equal to ut plus half at square। ये इक्वेशंस हैं। जब बॉडी फ्री फॉल करती है उस वक्त आप एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हो, g लेते हो। लेकिन अब ये भी बात आपने याद रखनी है, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द वैल्यू ऑफ a इज टेकन एज प्लस g। दैट मीन द साइन ऑफ द g विल बी टेकन एज पॉजिटिव। g को आपने पॉजिटिव लेना है जब बॉडी, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यू कैन से व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी देन द वैल्यू ऑफ g इज टेकन एज पॉजिटिव। And if the body is moving against the gravity, that means if you are throwing a stone in the upward direction, in that case the value of g will be taken as minus. They will be taken it will be taken as negative. So बेटा आपने कुछ नहीं करना, फ्री फॉल के अंदर आपने दो चीजें करनी है। a को रिप्लेस कर देना है, ये जो a है इसको रिप्लेस कर देना है g से। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी आ रही है तो प्लस g, अपवर्ड में जा रही है बॉडी तो माइनस जी के अंदर आपने। सो ये सारी के सारी इक्वेशंस बेटा, इसमें आपने सिंपली जी चेंज कर देना, स्मॉल जी बना देना है। और डाउनवर्ड आ रही है इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रही है तो उस केस में आपने बेटा इसे +1 रखना है, प्लस जी रखना है। और यदि अपवर्ड बॉडी मूव कर रही है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है, देन यू विल बी टेकिंग द नेगेटिव साइन विद जी। सो इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी चेंज। सो हियर यू विल बी हैविंग v इक्वल टू u प्लस gt, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो और यदि आपके पास बॉडी ऊपर की तरफ को मूव कर रही है तो साइन चेंज कर देने हैं बस, बाकी आपने और कुछ नहीं करना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी। तो ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने वाले हैं बेटा। आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इक्वेशन यूज होगी, तो ये भी आपने याद रखनी है। इन इक्वेशंस को यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, इसके बाद जो आपके पास टॉपिक आता है वो है रिगार्डिंग ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिगार्डिंग टॉपिक आपके पास आता है बेटा। और ग्रेविटी के अंदर क्या है, सबसे पहले तो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने एक लॉ दिया और उसने बोला कि
कि जितनी भी यूनिवर्स के अंदर बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स डिपेंड करता है उन दोनों बॉडीज के मासेस के ऊपर, और उन दोनों बॉडीज के बीच में सेपरेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू विच एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स is being attracted by the every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them, उनके बीच में कितना distance है इस बात के ऊपर depend करता है। तो mathematically I am writing over here, see carefully please. Now see, if you are having two bodies, suppose one body is over here and other body is over here, and the mass of this body is m1, mass of this body is m2, distance between it is suppose r, then according to Newton, a force will exist between these two bodies which is directly proportional to the product of their masses m1, m2, and which is inversely proportional to the square of the distance between them. F is inversely proportional to r square. So that is there. If I combine these two equations, I will be getting what I will be getting. Wait for a moment, please. So I will be getting F directly proportional to m1 m2 upon r square. Now beta, whenever you replace proportionality sign, you always introduce a constant. तो यहाँ पर मैं जब इक्वल का साइन लगाऊंगा तो कांस्टेंट के साथ वो साइन भी लगाया जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन r square, where g is a constant which is known as universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 raised power minus 11. So that is there बेटा, ये आपका न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और अर्थ भी सभी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है। सो दैट इज नोन एज ग्रेविटी। उसको आप ग्रेविटी कहते हो कि एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू gravitational pull of the planets, that is known as gravity. Yes, then you are having the difference between weight and the mass और weight के बीच में differences हैं, वो आप सबको पता ही है। वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लेना, अपनी बुक में देख लेना, क्योंकि पूरा का पूरा टेबल गिवन है। आप उस टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये सारी चीज़ें भी आप डिस्कस कर सकते हो। और दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, और यू कैन से रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आप सपोज करो ये अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर एक छोटी सी बॉडी पड़ी हुई है। अर्थ की रेडियस को मैं r मान रहा हूं, अर्थ का सेंटर यहाँ पर O हो गया। अर्थ का मास है m और बॉडी का मास है स्मॉल m। तो न्यूटन के हिसाब से बॉडी और अर्थ के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू जी m अपॉन r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन दोनों बॉडीज के बीच में लगेगा। लेकिन आपको पता है जब आप कोई किसी बॉडी को अर्थ के ऊपर रखते हो तो द फोर्स विच इज पुट बाय दैट बॉडी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी। सो ये जो फोर्स है ये वेट के बराबर होना चाहिए। सो यू कैन राइट F इज इक्वल टू mg। ये दोनों फोर्सेस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये इक्वल होने चाहिए। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यू कैन राइट mg is equal to g m upon r square. You can cancel small m and small m, so you will be having g is equal to gm upon r square. This is the relationship. This is the relationship between small g and capital G. Gravity and gravitational constant. This is the relationship between the two. I hope you understood whatever I have discussed today. So only this much is there in your book. So आप इसको रिवाइज कर सकते हो। मैंने सारे टॉपिक्स लगभग सारे टॉपिक आज डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक और वीडियो और एक या दो वीडियोस और बनाऊंगा। आपके जो बाकी के सिलेबस के अंदर टॉपिक हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए बेटा मैं कोशिश करूंगा कि आज यदि बन जाए तो ठीक है,
बाकी keep watching my channel VK Voice. Thank you very much for being over here, and be there and study hard to get good marks. Thank you very much.